जय हिंद दोस्तों, लीड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है प्रैक्टिस सेट नंबर एक सेट हम करवा चुके हैं ट्यूटोरियल का, जो वॉल्यूम 2 आया है इसका हम एक सेट करवा चुके हैं। आज हम दूसरा सेट पर चलते हैं और इसमें लगभग आपका 100 क्वेश्चन है टोटल और 50 क्वेश्चन इस वीडियो में हम करेंगे डिस्कशन। एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैव कारक क्या है? तो जैव एक होता है अजैव कारक। देखिएगा, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता, यह जैविक घटक है और अजैविक में अकार्बनिक, कार्बनिक, यह देखिएगा पदार्थ जो होता है वह अजैविक घटक का पार्ट होता है। हम कहेंगे उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी। कांडला निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो निर्यात प्रसंस्करण के लिए कांडला प्रसिद्ध है। किसके लिए? निर्यात प्रसंस्करण के लिए। इसको ध्यान में। चलिए आगे प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 3। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर सम्मेलन, यह पर्वत शिखर माउंट किलिमांजारो कहाँ पर है? देखिएगा, अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर जो माउंट किलिमांजारो है, किसमें है? केन्या, मलावी, तंजानिया या जाम्बिया में? कहाँ पर है? इसका राइट आंसर होगा तंजानिया में है। कहाँ पर? तंजानिया। देखिएगा, कुछ और पर्वत शिखर है, उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ओजस डेल सलेडो यह पड़ता है दक्षिणी अमेरिका में। माउंट मैकिनले उत्तर अमेरिका में, और एक है एलब्रूस, यह पड़ता है यूरोप में। ये भी ध्यान रखिएगा। किलिमंजारो तंजानिया, ओजस डेल सलेडो दक्षिण अमेरिका, माउंट मैकिनले उत्तर अमेरिका, एलब्रूस पड़ता है यूरोप में। इंपॉर्टेंट पर्वत शिखर है। निम्नलिखित विशेषताओं पर आधारित खनिज की पहचान करें। कह रहे कि खनिज किसकी विशेषता है? तो देखिएगा, भारत में इसके 95% भाग उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा में पाए जाते हैं। प्रमुख खदानें नोआमुंडी, बैलाडीला, कुंद्रेमुख, बल्लारी जैसे क्षेत्रों में है। खदान भारत के पूर्वोत्तर पठारी क्षेत्र में कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित है। यह किस खनिज के बारे में पहचान करने, यह किसकी विशेषता है? यह आपका लौह अयस्क की विशेषता है। आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, लौह अयस्क राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सा नदी जोरा गंगा में जो है उत्तर दिशा से आकर के मिलती है? उत्तर दिशा यानी कि ये जैसे गंगा है तो उत्तर दिशा से आकर, यानी हम कहेंगे बाहिना, यानी कि बायां तट पर कौन सा नदी मिलती है? तो हम इसका जो राइट आंसर हम बताएंगे, इसका राइट आंसर होगा कोसी, बूढ़ी गंडक, और एक आपका यह कोसी बूढ़ी गंडक। कोसी बूढ़ी गंडक, चूंकि दो ही नदी की बात करता है। मौसम एवं हम बनावट की दृष्टि से देखते हैं, मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन का कारण होता है क्या? तो मौसम और उसके बनावट में जो परिवर्तन होता है, पृथ्वी के अक्ष का उसके कक्ष के समतल की ओर झुका होना। पृथ्वी का अक्ष उसके कक्ष के समतल की ओर झुका होना। आगे है भारत का, यह अपने पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई के अनुसार कौन सा क्रम या आरोही, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। तो सबसे ज्यादा जो सीमा लगता है वह किसके साथ? ये देखिएगा, सबसे अधिक, सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ। अकॉर्डिंग टू यह ऑप्शन आरोही का एक होता है अवरोही क्रम, घटते क्रम, और एक होता है आरोही का मतलब बढ़ते क्रम। तो नेपाल से देखिएगा 1751 किलोमीटर का सीमा लगता है। फिर आपका पाकिस्तान 3323, अगर हम चीन की बात करेंगे 3488, और अगर बांग्लादेश की बात करेंगे 4096 की बात करेंगे, 4096। तो हम कह सकते हैं कि नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश आरोही क्रम में है। तो टोटल याद रखिएगा, यह 7 देशों के साथ सीमा साझा करता। एक हो गया बांग्लादेश जो आपका 4096, दूसरा हो गया चीन 3488, तीसरा हो गया पाकिस्तान ये जो है 3323, चौथा हो गया नेपाल ये देखिएगा 1751, पांचवा आपका म्यांमार 1663, छठा हो गया भूटान 600 यह 99, और सातवां अफगानिस्तान मात्र 106 किलोमीटर की सीमा लगाता। तो सारा ध्यान में रखिएगा। इसके बाद 8वां नंबर प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, कौन सा राज्य समूह यह भाखरा नंगल परियोजना से जल प्राप्त करता? तो कौन सा राज्य समूह है जो भाखरा नंगल से जल प्राप्त करता? ये देखिएगा, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान ये सब
भाखरा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता। और यह किस नदी पर स्थित है? यह सतलज नदी पर है। किस पर है? सतलज नदी पर। और यह उद्देश्य इसका सिंचाई सुविधा और विद्युत उत्पादन दोनों है, ये ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर, फिजी द्वीप अवस्थित है कहाँ पर? तो फिजी द्वीप जो है वह प्रशांत महासागर में। कहाँ पर? प्रशांत महासागर। फिजी द्वीप कहाँ पड़ता है? प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर देखते हैं। कोरोमंडल तट का जो विस्तार है वह कहाँ से कहाँ तक? कोरोमंडल तट का विस्तार यह कहाँ से कहाँ तक है? इसका राइट आंसर होगा कुमारी अंतरद्वीप से कृष्णा डेल्टा तक के तट को कोरोमंडल। और कृष्णा जिसे किया आपका प्यारा भारत, कृष्ण यानी कि कन्याकुमारी से लेकर के या कृष्णा नदी तक के तट को कोरोमंडल तट कहेंगे। कृष्णा से महानदी तक के तट को उत्तरी सरकार तट। और फिर हम उत्तर में जाएंगे इसको हम उत्कल तट कहते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? अगर हम शिव समुद्रम की बात करेंगे तो शिव समुद्रम कावेरी नदी पर स्थित है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी। और कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता, हालांकि एनसीईआरटी में दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहते हैं, इसको भी ध्यान रखेगा। इसके बाद सुर सरोवर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो सुर सरोवर यह पक्षी विहार जो अवस्थित है यह कहाँ पर? आगरा में। सुर सरोवर पक्षी विहार यह कहाँ पर है? आगरा, उत्तर प्रदेश। स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट निक्षेपात्मक स्थलाकृति बनाई जाती है किसके द्वारा? तो भूमिगत जल द्वारा। किसके द्वारा? भूमिगत जल द्वारा। इसके बाद सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कह रहा है। एक है खनन और खनिज संपदा। हम कहेंगे कालाहांडी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कालाहांडी बॉक्साइट उत्पादन के लिए। जाबर जस्ता और सीसा के लिए। कोलार कोलार जो है सोना के लिए। और मोसाबनी तांबा के लिए। तो ध्यान रखिएगा कालाहांडी बॉक्साइट, जाबर जस्ता और सीसा, कोलार सोना, मोसाबनी यह तांबा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट। गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या है? गुप्त काल में भूमि राजस्व की जो दर है वह क्या है? 1/6 भाग था। गुप्त काल में भू राजस्व का जो दर था वह कितना? 1/6। दिल्ली में किस सुल्तान ने स्वयं को नायब एक खुदाई कहा? नायब एक खुदाई जो कहा वह खुद को बलबन ने, ठीक है, किसने? बलबन ने कहा। लौह और रक्त की नीति भी अपनाया था। सिजदा पेबोस प्रथा की शुरुआत किया था किसने? बलबन ने। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया? तो मीर कासिम राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? ये देखिएगा गोलकुंडा का युद्ध जो लड़ा था यह कुली कुतुब शाह। किसके साथ? कुली कुतुब शाह। अगला है असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? असहयोग आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण महात्मा गांधी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया। कौन सा कथन सही नहीं है? जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित नहीं किया था। चौरी चौरा कांड हुआ था जो 4 फरवरी 1922 को, और इसी कारण महात्मा गांधी ने इसको वापस ले लिया था। तो कहीं से भी जलियांवाला बाग हत्याकांड नहीं। हाँ, इसके कारण जो है असहयोग आंदोलन भले शुरू हुआ था लेकिन इसके कारण समाप्त नहीं हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया और 1922 में समाप्त हुआ। 1 अगस्त 1920 को इसका आरंभ हुआ था, 1922 में समाप्त हुआ। बारदोली प्रस्ताव में गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लेने की घोषणा किया था। ये कथन भी क्या है? सही है। और इस आंदोलन में मुस्लिम समुदाय ने व्यापक स्तर पर भाग लिया था। ये कथन भी क्या है? सही है। अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन सत्य है। सही कथन की पहचान करना है। अशोक पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा
यह जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश किया था। बिल्कुल सही है कि अशोक पहला शासक था जिसने अपना संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए अभिलेखों का प्रयोग किया था। सही है। ज्यादातर अभिलेख इसके खरोष्ठी में था। नहीं, ये कथन आपका बिल्कुल क्या है, गलत है। तो ध्यान रखिएगा। क्या अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया, ये कथन भी क्या है, सही है। तो अशोक ने देखिएगा ज्यादातर इसका अभिलेख जो है प्रकृत और ब्राह्मी लिपि में है, प्रकृत और ब्राह्मी लिपि में। तो दूसरा कथन तो खत्म हो गया। अशोक एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया था और वह 13वां शिलालेख में किया था। तो 1 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, दूसरा नंबर कथन गलत है। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मदत्त थे। अगर हम प्रथम सत्याग्रही की बात करेंगे विनोबा भावे थे, दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरा थे ब्रह्मदत्त। ध्यान रखिएगा तीनों को। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, द्वितीय सत्याग्रही यह जवाहरलाल नेहरू और तृतीय ब्रह्मदत्त। पूछ रहा है तीसरे सत्याग्रही, ये रखिएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नवपाषाण काल के औजार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है? औजार पॉलिश किए जाते थे, सही है। इस अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता। तो नवपाषाण काल में ये रखिएगा ओखल और मूसल का उपयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता था। 1 और 2 दोनों कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं 23 नंबर प्रश्न। 1919 में खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था? तो 1919 में खिलाफत यह कमेटी का गठन जो किया गया था यह कहाँ पर, बम्बई में। ध्यान रखिएगा पहले विश्व युद्ध में यह ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी, इस आशय की अफवाहें फैली हुई थी। इस्लामिक विश्व आध्यात्मिक नेता ऑटोमन साम्राज्य पर एक बड़ा सख्त संधि थोपी जाएगी, देखिएगा, इसलिए यह खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था 1919 में। इसके बाद सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए करा। प्रमुख संत है और सिलसिला। शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख निजामुद्दीन औलिया का संबंध है चिश्ती सिलसिला से। बहाउद्दीन जकरिया का संबंध है सुहरावर्दी से। मियाँ मीर का संबंध जो है वह कादरी सिलसिला से है और अहमद सरहिंदी का नक्शबंदी से है। तो चारों को ध्यान रखेगा। शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती, बहाउद्दीन जकरिया सुहरावर्दी, मियाँ मीर का संबंध है कादरी से और अहमद सरहिंदी का संबंध है नक्शबंदी से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब यहाँ पर देखिएगा असत्य कथन की पहचान करना है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करता, सिर्फ बंगाल के गवर्नर का बात करता तो होता, यह गलत है। क्योंकि बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया और प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल बना वह कौन बना? यह वारेन हेस्टिंग्स बना। ठीक है, ये कथन तो आपका गलत हो चुका है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, बिल्कुल सही है। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। सिराज गोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। तीनों कथन सही है। आगे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए। सीमांत गांधी किसको कहा जाता? खान अब्दुल गफ्फार खान को। सीमांत गांधी किसको? खान अब्दुल गफ्फार खान। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यह किसको? द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को। महामाना मदन मोहन मालवीय को और भारत का लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल। तो ध्यान रखिएगा सीमांत गांधी, अब्दुल गफ्फार खान, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, भारत का लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल, महामाना मदन मोहन मालवीय को। निम्नलिखित संधियों का कालानुक्रम की बात करेंगे तो सबका ये रखिएगा, इस भी याद रखेगा, तब आपको क्या होगा, क्रम। अब हम जिसे कहेंगे अमृतसर की संधि, अमृतसर की संधि हुआ था यह 1809 में हुआ था अमृतसर की संधि। अगर हम बसिन की संधि की बात करेंगे
1802 में हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की संधि की बात करेंगे 1792 में हुआ था। और सालबाई की संधि की बात करेंगे 1782 में हुआ था। इसको आप क्रम से सजा सकते हैं यदि ईस्वी याद है तब। अमृतसर की संधि 1809 में, बसिम की संधि 1802 में, श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में और सालबाई की संधि 1782 में। अगला प्रश्न है, इजराइल और अरब पड़ोसियों के बीच योम किपुर युद्ध जो है किस वर्ष लड़ा गया था? इंपॉर्टेंट है, नया क्वेश्चन टाइप का लग रहा है, इसको याद रखिएगा। अक्टूबर या 1973 में अरब पड़ोसियों के बीच यानी कि इजराइल और अरब पड़ोसियों के बीच योम किपुर का युद्ध हुआ था। यह जो है अक्टूबर 1973 में, अक्टूबर 1973। इसके बाद 19 नंबर, केंद्रीय बजट 2024 से 25-26 में प्रभावी राजस्व घाटा कितने रहने का अनुमान है? तो 0.3% का। कितना का? 0। अगर हम कहेंगे राजकोषीय घाटा, यह 4.4, राजकोषीय घाटा 4.4, और केंद्रीय बजट में प्राथमिक घाटा की बात करेंगे तो 0.8 की बात करता। तीनों पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि अभी हम बोले प्रभावी राजस्व घाटा कितने परसेंट अनुमान है? 0.3%। अगर हम सिर्फ राजस्व घाटा का बात करते तो यह 1.5% होता, और अगर हम बात किए प्राथमिक घाटा का 0.8%, और अगर हम बात करेंगे केंद्रीय जो राजकोषीय घाटा है वह 4.4 का। तो सारा पॉइंट ध्यान रखिएगा, सारा इंपॉर्टेंट है। 29 के बाद आपका 30 नंबर प्रश्न, यूक्रेन ने रूस पर अब तक सबसे बड़ा हमला किया, इस हमले को यूक्रेन ने क्या नाम दिया? इसका नाम दिया ऑपरेशन स्पाइडर वेब, ऑपरेशन स्पाइडर वेब। तो रूस ने करे कि यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया जिसका नाम दिया ऑपरेशन स्पाइडर वेब, और यह यूक्रेन ने यह 1 जून 2025 को रूस के साथ युद्ध अपना सबसे लंबी दूरी का हमला पूरा किया। इसके बाद अगला प्रश्न है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपना पहला खिताब किस टीम को हराकर जीता? यह किंग्स 11 पंजाब को हरा करके, किंग्स 11 पंजाब। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपना जो पहला खिताब जीता वह किसको हरा करके? तो किंग्स 11 पंजाब को हरा करके। राफेल लड़ाकू विमानों के उत्पादन के लिए फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन ने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ मिलकर भारत में कहां पर उत्पादन इकाई लगाने की घोषणा किया? इसका राइट आंसर जो होगा वह कहां पर? हैदराबाद में। कहां पर? हैदराबाद, ध्यान रखिएगा। इसके बाद 33 नंबर प्रश्न चलते हैं, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आर्थिक सलाहकार परिषद के जो अध्यक्ष है एस महेंद्र देव, एस महेंद्र देव। देखिए कितना ऑप्शन नजदीक दिया है, एस महेंद्र देव, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एस महेंद्र देव। शेर ए कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने पशु जैव प्रौद्योगिकी के प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद शाह के नेतृत्व में विशेषज्ञों की एक टीम ने भारत की पहली जीन संपादित यह डैश बनाकर एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल किया। इसका राइट आंसर जो होगा वह हो जाएगा भेड़। कौन सा? भेड़, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न चलते हैं, यूनाइटेड किंगडम ने जो है चागोस द्वीप मॉरिशस को सौंपने के लिए समझौता, चागोस द्वीप यह समूह अवस्थित है कहाँ पर? तो चागोस द्वीप जो है यह हिंद महासागर में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर। और यह यूनाइटेड किंगडम जो है किसको सौंपने की घोषणा किया? यह मॉरिशस को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार को किस संवैधानिक निकाय का नया अध्यक्ष बनाया? तो अभी यूपीएससी का जो अध्यक्ष बनाया है वह किसको? यह अजय कुमार को। हम कह सकते हैं संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया यह अजय कुमार को। अगला है, पाकिस्तान ने भारत पर कई ड्रोन मिसाइल दागी। पाकिस्तान की यह कार्रवाई कथित तौर पर भारत के खिलाफ डैश अभियान के तहत ऑपरेशन बुनियान अल मससूस, ठीक है, मसरूस, देखिएगा, ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस
अभियान के तहत भारत पर कई ड्रोन दागी है? कर्नल सोफिया कुरैशी और किसने संयुक्त रूप से ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया ब्रीफिंग का नेतृत्व की? इसका राइट आंसर होगा यह व्योमिका सिंह। तो दो यह महिलाएं थी, एक कर्नल सोफिया कुरैशी और एक विंग कमांडर व्योमिका सिंह। 149 नंबर प्रश्न नंबर आपका 39। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, याद रखिएगा इसमें भारत का स्थान कितना है? हम कहेंगे इसका जो स्थान है भारत का 151वां है। तो यह सबसे, अगर हम बात करेंगे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 जो जारी किया गया, इसमें भारत का स्थान जो रहा हुआ 151 और जो शीर्ष पर रहा नॉर्वे, एस्टोनिया, नीदरलैंड, स्वीडन, फिनलैंड, ये सब शीर्ष स्थान पर रहा। और अगर हम बात करेंगे सबसे निचले स्थान पर इरिट्रिया रहा, जिसका स्थान 180 में रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस ट्रेन में देश का पहला एटीएम लगाया? इसका राइट आंसर होगा पंचवटी एक्सप्रेस में। किसमें? पंचवटी एक्सप्रेस। इसके बाद अगला प्रश्न है 41। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क का हस्ताक्षर करने वाला जो पहला अफ्रीकी देश बना हुआ कौन सा? इसका राइट आंसर होगा मॉरिशस बना है। कौन सा? मॉरिशस। इसके बाद प्रश्न नंबर आपका 42। भारतीय हवाई अड्डे और बंदरगाहों का उपयोग करके तीसरे देशों के निर्यात करने के लिए देश को दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट सुविधा को भारत ने वापस लिया है, ये किससे? इसका जो राइट आंसर होगा वह बांग्लादेश से। भारतीय हवाई अड्डों और बंदरगाहों का उपयोग करके तीसरे देशों को निर्यात करने के लिए किस देश से दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट सुविधा को भारत ने वापस ले लिया? यह बांग्लादेश से। फिर कहते हैं भारत के किस हस्ती ने लिस्बन शहर के सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? देखिएगा भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन शहर में सिटी ऑफ ऑनर से इन्हें सम्मानित किया गया। चौथा भारत अमेरिका त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास जो टाइगर ट्रम्प है, इसका आयोजन कहाँ पर? टाइगर ट्रम्प का जो आयोजन हुआ यह विशाखापट्टनम में। ऑप्शन नंबर आपका ए, विशाखापट्टनम। प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2025 का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम है वह क्या है? हम कहेंगे एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 2025 का थीम है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यह मनाया जाता है 21 जून को। 21 जून को। इसके बाद अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 46। सरस्वती सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया? सरस्वती सम्मान मिला है साधु भद्रेश दास को। सरस्वती सम्मान किसको मिला है? साधु भद्रेश दास को। कौन सा अनुच्छेद मानव दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक से संबंधित है? देखिएगा कौन सा अनुच्छेद मानव दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक से संबंधित है? हम कहेंगे अनुच्छेद 23 का 1। 23 का 1। 23 का 2 में कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य ऐसी सेवानिवृत्त अधिरोपित करने के लिए निवारित नहीं करेगी। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति, वर्ग या इनमें से किसी के आधार का कोई विभेद नहीं करेगा। 24 में कारखानों पर बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाने की बात करता है। निम्नलिखित में कोई ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी अधिकार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय कौन सा रेट जारी करता है? उस पर अधिकार परीक्षा। और यह पूछा जाता है कि आपने किस अधिकार से इस पद को ग्रहण किया। जब तक संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जाता तब तक उस पद पर काम करने के लिए वह नहीं जा सकता। फिर देखिएगा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि कानून बनाना केवल एक विधायी प्रक्रिया ही नहीं बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया भी है। कथन पहला क्या है? सही है। मंत्री के अतिरिक्त कोई भी सदस्य विधेयक पेश करे तो ऐसे विधेयक को निजी विधेयक कहा जाता। ये कथन भी क्या है? सही है। तो दोनों कथन यहाँ पर क्या है? सत्य है।
भारतीय संविधान के यह औपचारिक रूप से कब लागू किया गया? अगर हम कहेंगे भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से लागू किया गया, ये हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को, और 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा। तो आज हम 50 क्वेश्चन ही करेंगे। 50 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का आएगा, उसको भी आप लोग देखिएगा जरूर। तो आज यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद।